गौरी बहन का एक पति। बिहार के एक छोटे से गांव में आरती और माला नाम की दो जुड़वा बहनें रहा करती थी। वैसे तो दोनों बहनें दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन जहां आरती का रंग दूध की तरह गोरा और सुंदर था, वहीं माला दिखने में बहुत ही ज्यादा काली लड़की थी, जिसे देखकर उसके माता पिता हमेशा उससे कहते थे, भगवान की भी क्या अलग ही लीला है। इसलिए तो उन्होंने तुम दोनों को रूप तो एक जैसा दिया है, लेकिन एक का रंग काला तो दूसरे का रंग, वरना हम दोनों तो तुम दोनों को पहचान भी नहीं पाते हैं। इतना कहकर उनके पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी माला कहती है, आपको बहुत हंसी आ रही है ना पिताजी, लेकिन कभी आपने मेरे बारे में सोचा है कि एक जैसे होकर भी हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां आरती इतनी गोरी और सुंदर दिखती है, वहीं मैं काली और बदसूरत दिखती हूँ। अरे किसने कहा कि तुम काली और बदसूरत हो? तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और कहाँ लिखा है कि सिर्फ गोरी ही लड़कियाँ सुंदर होती है? तुम भी बहुत सुंदर हो मेरी बहन। ऐसा तुम सोचती हो आरती, लेकिन आजकल हर किसी को सिर्फ गोरी और सुंदर लड़कियां ही पसंद आती है। अरे तो इसमें क्या हुआ? तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? कल को तेरी तो शादी हो जाएगी, लेकिन मैं क्या इस घर में हमेशा बोझ बनी बैठी रहूंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा काला रंग देखकर मुझसे कोई भी शादी करेगा। अरे बेटी, तू क्यों चिंता कर रही है? देखना, एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। और नहीं तो क्या। तो चिंता मत कर बेटा, हम सबसे पहले तेरी ही शादी करवाएंगे। और इस तरह जहाँ दोनों बहनें दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उन दोनों के रंग रूप में एक बहुत बड़ा फर्क था, काले और गोरे रंग का। लेकिन फिर भी उन दोनों बहनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो हमेशा एक ही कमरे में साथ साथ रहा करती थी। तभी एक दिन आरती कहती है, अरे माला, तुझे पता है आज कॉलेज में मुझे 3 लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन मैंने तो तीनों ही लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था। क्या बात है आरती, तुझे तो एक साथ 3 लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन मुझे तो आज तक किसी एक लड़के ने भी प्रपोज नहीं किया है। और इस तरह माला बस हमेशा एक ही बात को लेकर हमेशा परेशान रहा करती थी। और ऐसे ही समय के साथ उन दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और वो दोनों बहनें भी अब शादी के लायक हो जाती है। तभी उनके घर पर लड़के वाले रिश्ता लेकर आने लगते हैं, लेकिन माला का काला रंग देखकर सभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करके चले जाया करते थे, जिसकी वजह से माला को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे क्या बात है माला, आजकल तो इतना उदास क्यों रहने लग गई है? क्या करूँ आरती, जितने भी लड़के मुझे देखने आ रहे हैं, वो सब मेरे इस काले चेहरे को देखकर मुझे रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। पता नहीं मेरी शादी कैसे होगी। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी पड़ी रहूंगी। नहीं माला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखना, एक दिन तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से होगी। उसी समय उनके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, माला बिल्कुल सही कह रही है। मैं पहले सोचता था कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल की दुनिया देखकर ऐसा लगता है कि हर किसी को सुंदरता से ही प्यार है। ये बात है तो फिर ठीक है पिताजी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे माला की शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। लेकिन वो कैसे बेटा? अरे माँ, जब लड़के को काली लड़की पसंद नहीं आ रही है, तो अब हम उन्हें गोरी लड़की दिखाएंगे। अरे बेटी, तू कहना क्या चाहती है? देखिए पिताजी, अब लड़कों के सामने माला की जगह मैं जाऊंगी, फिर तो वो शादी के लिए हाँ कर देंगे ना। उसके बाद मंडप में मेरी जगह माला बैठ जाएगी और फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी। नहीं नहीं आरती, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी शादी के बाद तो मुझे अपना चेहरा उन सबको दिखाना ही पड़ेगा ना, फिर क्या होगा? अरे उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम उनसे कह देना। आरती की ये बात सुनकर माला को भी शादी के लिए तैयार होना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे ही अगले दिन राहुल नाम का एक लड़का माला को देखने के लिए उसके घर आता है, लेकिन माला की जगह आरती तैयार होकर उनके सामने आती है और उसे देखते ही राहुल उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। इतना कहकर राहुल एक ही बार में आरती को पसंद कर लेता है,
लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शादी आरती से नहीं बल्कि माला से होने वाली है। उसी समय राहुल की मां निर्मला कहती है, सच में भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है माला। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और फिर ऐसे ही राहुल और माला का रिश्ता पक्का हो जाता है। और शादी वाले दिन जब माला घूंघट करे शादी के जोड़े में तैयार खड़ी होती है तो वो अपनी बहन आरती से कहती है, आरती मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, देखना सब ठीक होगा। और इस तरह माला घूंघट लिए मंडप में आती है और फिर राहुल और माला की शादी हो जाती है। और अगले दिन माला राहुल के साथ अपने ससुराल चली जाती है। और ससुराल पहुंचते ही राहुल माला से कहता है, अरे अब तो तुम अपने ससुराल पहुंच गई हो, कम से कम अब तो अपना घूंघट उठा लो। जी नहीं, अब आप सीधा रात में ही मेरा घूंघट उठाकर मुझे देखिएगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी रात होने में कुछ ही समय बाकी है। और एक बात कहूँ, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। उस दिन तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। राहुल के इतना कहने पर भी माला कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसे तो उस समय बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही होती है कि जब राहुल के सामने उसका असली चेहरा आएगा तो क्या होगा। पता नहीं अब क्या होगा। वैसे तो माला ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ऐसे ही कुछ समय में रात हो जाती है और जब राहुल कमरे में आता है और जैसे ही माला का घूंघट उठाता है तो वो उसका चेहरा देखकर जोर से चिल्ला पड़ता है, अरे माँ, ये कौन है? अरे क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम अचानक से इतनी काली कैसे हो गई? जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तब तो तुम दूध की तरह एकदम गोरी थी, फिर अचानक से तुम्हारे इस रंग को क्या हो गया? हाँ मुझे पता है, मेरा चेहरा थोड़ा सा काला हो गया है। अरे थोड़ा सा? तुम तो ऊपर से नीचे तक पूरी काली हो गई हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो दरअसल हर रोज शादी की शॉपिंग करने की वजह से धूप में मेरा चेहरा थोड़ा सा काला पड़ गया, क्योंकि धूप बहुत तेज थी ना। अरे धूप में जाने से क्या किसी का चेहरा इतना काला हो सकता है? हाँ, वो लड़कियों की त्वचा थोड़ी सेंसिटिव होती है ना, बस इसीलिए। उस समय तो माला अपनी बातों से तो उसे राहुल को बहला देती है, लेकिन अगले दिन जब उसकी सास उसका चेहरा देखती है तो वो कहती है, अरे ये क्या बहू, तेरा चेहरा अचानक से इतना काला कैसे हो गया? उस समय माला अपनी सास को भी वही कहानी सुनाती है जो उसने राहुल को बताई थी। उसी समय राहुल कहता है, माँ अब आप ही कुछ करिए ना, आपको तो गोरी होने के कितने सारे नुस्खे आते हैं। हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं बहू को फिर से पहले की तरह गोरा बनाकर ही रहूंगी। इतना कहकर उसकी सास आए दिन माला के चेहरे पर अपना कोई न कोई नुस्खा आजमाने लगती है, लेकिन उसके इतना करने पर भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि माला के चेहरे का रंग तो स्वयं भगवान ने ही बनाया होता है, तो वो कैसे बदल सकता था। लेकिन ये सब देखकर राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब क्या करे माँ, माला का चेहरा तो पहले की तरह हो ही नहीं रहा है। क्या बताऊं बेटा, मैंने तो अपने सारे नुस्खे आजमा कर देख लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। ऐसे ही एक दिन जब राहुल अपने काम पर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में आरती दिखाई देती है, और ये देखकर राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे ये क्या, ये तो मेरी पत्नी माला है और इसका चेहरा पहले की तरह कितना गोरा लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर राहुल आरती का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो अपने ससुराल पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो घर के अंदर जाता है। उसे देखकर आरती के माता पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे राहुल बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना बेटा। नहीं, अंदर अब मैं नहीं, आप लोग जाओगे। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, इन सब में मेरे माता पिता की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारा आइडिया तो मेरा ही था। इतना कहकर आरती राहुल को सारी सच्चाई बता देती है। वहीं माला का भी मन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता
है, इसलिए वो भी अपने मायके चली आती है और अपने घर में ये सब होता देख वो कहती है, तो फिर ठीक है, अगर आपको गोरी पत्नी चाहिए ना तो आप मेरी बहन आरती से शादी कर लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो माला? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वैसे भी मेरी बहन आरती के बिना मेरा मन नहीं लगता। हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं। हाँ, वैसे भी मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। इसी बहाने मुझे फिर से अपनी बहन के साथ रहने का मौका तो मिल जाएगा। और इस तरह राहुल आरती से दूसरी शादी कर लेता है, जिसके बाद उसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है और वो दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जबलपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही ज्यादा थक गया, तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह नदी के पास गया। पहले उसने अपने बकरियों को पानी पिलाया और बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली दामिनी चुड़ैल की नजर रामू पर गई। रामू का मनमोहक और भोला भाला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वह उसे देखकर मन में सोची, यह इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो यह मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल दामिनी से बोली, देखो दामिनी, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम इंसानों को खा सकते हैं, उससे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, हमें इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस झील में ही खुश हूँ। यह सुनकर दामिनी बोली, नहीं नहीं बहन, यह लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा और भोला है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं और पृथ्वी लोक का आनंद लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर दामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा रामू चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। रामू उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत से बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे खाने की कुछ रोटियां रखी है। आप चाहे तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। यह सुनकर दामिनी हंसते हुए रामू के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारे यह रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर दामिनी ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए झील में वापस चली गई। अगले दिन रामू फिर उसी झील के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज रामू ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटी बनाया। घंटों इंतजार करने के बाद वह लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही रामू ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने रामू के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए कहा, तुम्हारी यह रोटी ठीक से पकी नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वह हंसती हुई झील में चली गई। यह देखकर रामू बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी रामू की नजर झील के पानी में तैर रही एक रोटी पर गया।
तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आया और वह मन ही मन सोचने लगा। कल जब हम दामिनी के लिए रोटी लाएंगे तब उस रोटी को झील के पानी में थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे कि रोटी मुलायम हो जाएगी और दामिनी को चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर उसे न कहने का कोई बहाना भी नहीं होगा। क्योंकि रामू किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित कर उसे पाना चाहता था। अगले दिन अपने हाथों से बनाया हुआ रोटी लेकर आता है और रोटी को थोड़ी देर के लिए झील की पानी में छोड़ देता है और फिर उस रोटी को लेकर उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब दामिनी आती है तब वह रोटी उसे खाने को देता है। इस बार दामिनी ने रामू की दी हुई रोटी खा लेती है, क्योंकि आज दामिनी के पास बहाना बनाने का कोई वजह नहीं था। वह रोटी खाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी लकड़हारे से कहती है, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस झील से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर दामिनी फिर से झील में चली जाती है और रामू खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगता है। पूर्णमासी आने पर रामू दामिनी से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। दामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मुझे बिना कारण के मारा तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वह अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन रामू को दामिनी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी दामिनी रामू से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम अगर पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे, फिर मैं घोड़े पर बैठकर जा सकती हूँ। रामू भागता भागता दामिनी के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वह दस्ताने लेकर लौटा तब उसने देखा कि दामिनी अभी तक घोड़े पर ही बैठी है। तब उसने प्यार से दामिनी के पीठ पर मारते हुए कहा, अरे दामिनी, तुम अभी तक यहीं हो? तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार रामू को अपने बहन की शादी में दामिनी के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वह दामिनी के साथ शादी में पहुंचा तब अचानक दामिनी जोर जोर से रोने लगी। अब इतने खुशियों के माहौल में दामिनी को रोता हुआ देखकर रामू ने प्यार से दामिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यह सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार फिर से बिना किसी कारण के मारा है।
कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वह आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर रामू बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वह अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब रामू किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में अचानक से दामिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे हंसी का दौरा पड़ रहा हो। रामू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी हंसती ही रही। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग को दामिनी पर बहुत ही क्रोध आया और फिर रामू सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में दामिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता यह कोई हंसने का समय नहीं है? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं यह सोच रही हूँ जो मर गया उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया रामू, क्योंकि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। दामिनी, मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दामिनी ने रामू की एक नहीं सुनी। वह जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने और जब तक रामू उसे रोकता वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और झील में जाकर कूद गई और कभी वापस नहीं आई। रामू वहां बैठकर बहुत दिनों तक दामिनी को पुकारता रहा, पर दामिनी कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने रामू को बहुत समझाया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगी, अब उसे भूलकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रामू दामिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वह हर रोज उसी झील के किनारे जाता और दामिनी के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन वह दामिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था। वह अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता। रोज की तरह एक दिन रामू नदी के किनारे बैठकर दामिनी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच बड़ी सुंदर लंबे बालों वाली दामिनी खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे रामू, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने बरसों रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे प्यार के सामने झुक गई। चलो रामू, अब हम तुम इसी झील में रहेंगे। और फिर रामू और दामिनी दोनों उसी झील में समा गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।